हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, ये हमारा लेसन चल रहा है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंतर्गत जो है पिछली वीडियो में हमने इससे पहले अभ्यास आपको समझाई थी। उम्मीद है कि वो अभ्यास आपने अच्छे से समझी होगी और अच्छे से की होगी। तो आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें, ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप MP सैनी 1 2 3 4 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं, खुद भी करें और अपने यार दोस्तों से कराएं, तथा वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें। MP सैनी 1 2 3 4 चैनल में आप सभी का वेलकम है। आओ शुरू करते हैं। आज हमारा चलता है पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि पूर्ण वर्ग से हल करना। पूर्ण वर्ग बना करके तब समीकरण को हल करना है। देखो इसके अंतर्गत हल करने से पहले जो है द्विघात समीकरण आपने पढ़ी थी। द्विघात समीकरण हमारी क्या थी? ax2 और प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण थी जो आपने पहले पढ़ी। अब इसी के अंतर्गत जो है अब आप पढ़ोगे इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। लेकिन इससे पहले हम कुछ फार्मूले अब आपको समझा देते हैं। ये द्विघात समीकरण में x2 का गुणांक a है, x का गुणांक b है, h प्लस c है, ये बराबर 0। तो एक विधि है इसको हल करने के लिए, तो गुणनखंड विधि जो आपने करी। अब आगे जो है इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र बताते हैं आपको। इस सूत्र को आप बिल्कुल पक्का याद कर लें। ये x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² -4ac का अंडर रूट और अपॉन 2a, पूरे का अपॉन 2a, ध्यान रखना पूरे का है ये। अब इस सूत्र के अंतर्गत जो है दो टॉपिक आते हैं, दो बातें आती हैं। ये सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य विधि। इस सूत्र का एक नाम है श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य गणितज्ञ हुए जिन्होंने इस सूत्र को उत्पादन किया था, इस सूत्र को बनाया था, इसलिए उसी के नाम पे इनका नाम हो गया श्रीधराचार्य विधि। इस विधि से जो है, इस सूत्र से जो है सभी प्रकार की समीकरणों के फैक्टर हम कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आने वाला ये है आपके पास b² -4 इसे कहलाता है डी। डिस्क्रीमेंट बोलते हैं इसको, समीकरण का विविक्तिकर बोलते हैं, b² -4ac। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - b प्लस माइनस अंडर रूट डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और अपॉन 2a, क्योंकि डी का मान आप ऐसे निकाल लीजिए। डी को बोलते हैं समीकरण का विविक्तिकर। देखो इस विविक्तिकर के ऊपर ही सबको डिपेंड करता है, इससे पता लगता है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है, समीकरण के मूल वास्तविक है कैसे हैं, इसी के ऊपर डिपेंड होता है। किसी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे नंबर 1 कंडीशन है आपके पास, यदि डी का मान जो है हल करने के साथ साथ बराबर आता है 0 को। जब 0 के बराबर आएगा तो समझो कि मूल, क्या कंडीशन है कि मूल जो आएंगे इसके वो बराबर आएंगे। मूल बराबर है, और दूसरी कंडीशन है कि वास्तविक भी हैं। बराबर के साथ साथ मूल वास्तविक भी है। सेकंड कंडीशन आती है, यदि जब आप हल करके डी का मान निकाल लोगे, अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल जो है आपके वास्तविक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तीसरी कंडीशन आती है इसकी, यदि डी का मान, आप ध्यान दो कि तीसरी कंडीशन क्या है, यदि डी का मान जो है वो 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है डी का मान, तो क्या होगा, मूल अवास्तविक हैं। बस इस कंडीशन को याद रखना। अवास्तविक हैं
अवास्तविक, जो जिसका दूसरा नाम है काल्पनिक भी है, यानी कि ऐसी कंडीशन में समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण को हल करने के लिए उस समीकरण के अस्तित्व को बताना है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। अब देखिए, चलो अभ्यास स्टार्ट करते हैं। देखो ये अभ्यास हमारी चल रही है एक्सरसाइज, ये है 4.3। इसमें जो है हमें बताना है कि समीकरण के मूल निकालने हैं, लेकिन समीकरण को हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। जैसे प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x² माइनस 7x + 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमें बताना है समीकरण के, बस ये सीधी सी बात है कि फैक्टर करने हैं, लेकिन फैक्टर करने से पहले हमें बताना है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो इस समीकरण की जो है तुलना कर लो पहले। इसकी जो है द्विघात समीकरण है हमारी ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लो पहले। तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो इसका मतलब है कि a का मान हमारे पास 2 आ गया, b का मान -7 आ गया, c का मान 3 आ गया। अब इसका अस्तित्व बताना है हमने कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। अब अस्तित्व बताने के लिए हमें जो मान निकालना है वो मान निकालना है d का। तो d निकाल लो पहले। d बराबर होता है b² - 4ac। देखो b का मान हमारे पास है -7, इसका वर्ग -4 गुणा a का मान 2, c का मान 3, तो ये गया 7 7 49 -4 दूनी 8 दिया 24 बराबर ये आ गया 25। तो देखो ये आपके पास जो है प्लस में आया, यानी कि d का मान जो है आपके पास, d का मान जो आपके पास है वो कैसा आया, 0 से बड़ा है। तो समीकरण का अस्तित्व है। देखो सबसे मेन बात तो हमारी यही है, हमें यही देखना है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। अब देखो समीकरण का अस्तित्व है। अब इस समीकरण को हमें जो है पूर्ण वर्ग वाली विधि से हल करना है। अब देखो अपनी समीकरण पर आते हैं। समीकरण चलो यहीं शुरू करते हैं इधर ही। समीकरण दी हुई है हमारे पास 2x² देखो समीकरण है 2x² -7x + 3 बराबर 0। ध्यान से समझना, समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से हमने हल करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आज, इस 3 को बराबर से इधर लीजिए। ये हो गया 2x² -7x बराबर ये हो गया आपका -3। ठीक हो गया। अब ये जो x की 2 संख्या आपके पास है, इसके साथ में जो संख्या आई है 2, आप इसे यहाँ से हटाइए, क्योंकि x की जो पावर 2 है वो जो पद है वो पद आपका सिंगल होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी नंबर ना हो, ये ध्यान रखना। तो ये 2 हटाइए, 2 हटाने के लिए हमें पूरी समीकरण को 2 से भाग करना है। जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया आपके पास x की पावर 2 माइनस ये हो गया 7/2 x बराबर ये हो गया -3/2। तो इस तरीके से जो है अब ये प्रश्न बन गया आपके पास। अब इसको आगे हल करने के देखो, जो संख्या हमारी बीच में होगी सिंगल घात वाली, आपको क्या काम करना है, जैसे -7/2 x है बीच में हमारे पास, इस पूरी संख्या को 2x से भाग करना है। भाग करने के बाद में इस पूरे का वर्ग जो भी होगा वो दोनों ओर जोड़ना। दोनों ओर जोड़ने पर
बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो संख्या बीच में आएगी उसका बटा 2x, उस पूरी संख्या का आधा यानी कि 2x करके उस पूरे का वर्ग जो है वो आपको इस प्रश्न में दोनों ओर जोड़ना है। अब देखो इसका आधा वर्ग कितना हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो ये हो गया आपके पास 7/4। ये इसका वर्ग हो गया, वर्ग है तो माइनस का चिन्ह अपने आप खत्म हो गया। अब ये 7/4 का वर्ग जो है आपको इस समीकरण में, जो समीकरण दी हुई है इसमें दोनों साइड जोड़ना है। जोड़िए, समीकरण हमारे पास है उसमें नहीं, इसमें जोड़ना है। जो समीकरण हमने अभी बनाई x2 -7/2x बराबर -3/2, कुछ पहचान कर लो इसकी, इस समीकरण में जोड़ दो तो ये हो गया x2 -7/2x और प्लस 7/4 का वर्ग, इधर भी जोड़ दिया, बराबर -3/2 और प्लस 7/4 का वर्ग, इधर भी जोड़ दिया। तो समीकरण में जो है दोनों साइड जोड़ दिया है वर्ग। अब देखो जोड़ने के बाद में खोल दो इसको। अब ये जो प्रश्न बना आपका इस साइड का, ये बन गया a2 प्लस b2 माइनस बीच में आपका पद है 2ab। अब इस पूरे को बंद करते तो बंद करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास x -7/4 इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर इस संख्या खोलिए -3/2 प्लस ये हो गया 749 और बटे 4 चौक 16। इसको हल कर लो, 16 एलसीएम आ गया इसका, 2 से कट गया, 2 8 16, 8 तिया 24 माइनस का और प्लस का 49, तो ये बच गया आपके पास 25 और बटे 16 बच गया। अब इसका वर्ग कर सकते हैं, देखो ये हो गया आपके पास x -7/4, ये तो इसका वर्ग हो गया, बराबर 25/16 को लिख सकते हैं 5/4, ये इसका वर्ग हो गया। अब देखो ध्यान दो कि वर्ग से वर्ग कट जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण की खूबी है कि इसके दो मूल हैं। एक मूल प्लस का हो सकता है, एक मूल माइनस का हो सकता है, दोनों प्लस के हो सके, दोनों माइनस की भी हो सके, लेकिन दो मूल होंगे। तो इसलिए जब ये वर्ग हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, ये हो गया x -7/4, तो यहाँ पे एक चिन्ह प्लस का होगा, एक चिन्ह माइनस का हो गया 5/4। ऐसे आपको रखना है। जब ये वर्ग से वर्ग हम हटाएंगे तो इसके साथ में एक साइन प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। अब ये 7/4 इधर माइनस का, इसको बराबर से इधर कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास x बराबर +-5/4 और प्लस का हो गया 7/4। अब एक बार ये प्लस का साइन लेते हैं, एक बार ये माइनस का साइन लेते हैं, तो ये हो गया x बराबर, एक बार प्लस का ले लिया 5/4 और प्लस 7/4, एक बार माइनस का ले लिया, माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास 7 और 5 12/4 और ये हो गया 7 और 5 गया 2/4। तो कटने के बाद में x के हमारे दो मूल आ गए, 4 तिया 12 और 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 से कट गया 4 तिया 12, 2 से कट गया 2 1 2, 2 दूनी 4। तो ये हमारे दो मूल आ गए, x के मान जो दो आए हमारे पास 3 और 1/2, ये हमारे समीकरण के दो मूल आ गए। तो इस तरीके से जो है हमने समीकरण को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 2x2 + x - 4, 2x2 + x - 4 बराबर 0। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो आपने वही काम करना क्या कि समीकरण को देखना है कि इसका ऐसी तो है या नहीं है। सबसे पहले तो हम वही करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो जब द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे इसकी, तो a बराबर आपका 2 आ गया, b बराबर आपका 1 आ गया, c बराबर आपका -4 आ गया, क्योंकि हमें तुलना करनी है। तुलना करने के साथ साथ हमारे ये मान आ गए। तो अब d निकाल दो, d बराबर ये हो गया b² - 4ac, रख दो मान। b का मान है 1,
1 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2, c का मान -4। तो 1 का वर्ग 1 आ गया। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये आ गया प्लस का 32, तो ये आ गया 33, 32 और 1 33। तो डी का मान जो आपके पास आया वो आया 0 से बड़ा आ गया। जब ये 0 से बड़ा है इसका मतलब समीकरण का अस्तित्व है, लिख देंगे कि हाँ समीकरण का अस्तित्व है। अब हमें इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आपके पास वही तरीका है जो हमने आपको समझाया था। समीकरण लिख लीजिए। समीकरण है हमारी 2x² प्लस x -4 बराबर 0। तो सबसे पहले 4 को इधर करिए, 2x² प्लस x बराबर ये हो गया 4। अब 4 हमने इधर कर दिया। अब क्या बताया था हमने आपको कि जो x² है इसके साथ में कोई नंबर हमारा होना नहीं चाहिए। अगर नंबर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो उसे आप सबसे पहले आप उसको हटा लीजिए। अब इस 2 को यहाँ से हटाते हैं तो ये हो गया हमारे पास x⁻² प्लस x/2, यानी कि 2 से पूरी समीकरण को भाग कर लो, 4/2। तो ये हो गया आपके पास x² और प्लस x/2 और बराबर 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो ये आपकी जो है समीकरण बन गई। तो इस तरीके से जो है आपने इसको हल करना है। अब देखिए, अब जो संख्या बीच में आई हमने बताया था आपके पास जो बीच में संख्या है जैसे x/2 है, तो उस समीकरण को हमने क्या करना है, भाग करना है 2x तय, और फिर उस पूरे का वर्ग जो है वो दोनों ओर जोड़ना। जोड़ने पर तो इसको जो है हमें दोनों तरफ जोड़ना है। अब देखो ये हो गया आपके पास x तक कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, यानी क्या संख्या बन गई 1/4। ये हो गया इसका वर्ग। अब इसके वर्ग को जो समीकरण हमने नीचे बना रखी है x² प्लस x/2 बराबर 2, इस समीकरण में इसको हमें जोड़ना है। तो ये हो गया हमारे पास x² प्लस x/2 और ये जोड़ दिया प्लस 1/4 का वर्ग बराबर इधर है हमारे पास 2 और प्लस 1/4 का वर्ग। तो ये जो है ये संख्या में हमें दोनों साइड इस समीकरण में इसको जोड़ दिया। तो अब इधर वाला जो नंबर है ये तो हमारा सेम है, इसमें तो ये तो बन गया हमारा पूर्ण वर्ग, यानी कि x प्लस 1/4, ये तो हो गया हमारा इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इसको खोल लेते हैं, ये क्या 2 प्लस 1/4 चौक 16। अब जब इसके सही खोल लेंगे 16 दूनी 32 और 1, ये हो गया 33/16। अब ये आ गया आपके पास x प्लस 1/4। अब ये वर्ग घटा दो, जब ये वर्ग घटाओगे तो एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का, और इस पूरी संख्या का हो जाएगा √33/16। अब देखो 33 का तो कुछ नहीं निकलता, ये हो गया प्लस -33 तो चुका तो है आपके पास, 16 का बाहर निकल के हो जाएगा 4, तो ये गया √33/4 हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, भी 1/4 प्लस का है इसको बराबर से इधर लेते हैं, तो ये हो गया x बराबर प्लस माइनस √33/4 और माइनस का हो गया 1/4। अब ये जो दो साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इन दोनों साइनों में से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस लेंगे तो ये हो गया 33/4 और प्लस 1/4, एक बार हो गया माइनस √33/4 और प्लस -1/4। देखो माइनस का है, हाँ ये माइनस का है, -1/4। अब देखो हर तो बराबर है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं
तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स के दो मान हमारे पास आ गए, एक मान हमारे पास है √33 - 1/4, एक मान है माइनस √33 - 1/4। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक्स के जो है दो मान आ गए। तो आपने जो है इस तरीके से पूर्ण वर्ग वाली विधि से हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये नंबर तीसरा दिया हुआ है आपके पास, इसमें दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0 पूर्ण वर्ग वाली विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो आप ये सिद्ध कर लो कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। देखो समीकरण का अस्तित्व हल करने के लिए हमें द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करने पर हमारे पास a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया 4√3 और c बराबर आ गया 3। पहले ये वैल्यू निकालनी है, अब d का मान निकाल लीजिए। तो d बराबर हमारा क्या है b² - 4ac। देखो b का मान है 4√3, ये हो गया इसका वर्ग, -4 गुणा a का मान है 4, c का मान है 3। देखो 4 का वर्ग तो हो गया 4 × 16। अब √3 में जो है √3 का वर्ग से केवल रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 गुणा 3 16 तिया 48 -4 × 16 तिया 48 बराबर 0। तो d का मान जो आया वो 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब समीकरण का अस्तित्व तो देखो है, तो हाँ आ गई बात। और d बराबर 0, इसका मतलब है कि मूल भी बराबर हैं। तो हो सकता है कि समीकरण को चेक करो, देखो इसके जो है मूल बराबर है, तो हम समीकरण को चेक करते हैं। देखो ये समीकरण है 4x² + 4√3x + 3। हमने a b c का मान निकाला, जब d का मान निकाला तो हमें पता लग गया कि d का मान आया बराबर 0। तो इससे ये पता लगता है कि मूल दोनों समान है। तो देखो समीकरण को चेक करो एक बार, ये वर्ग पूर्ण वर्ग पहले से बनी बनाई हो सकती है। 2x, हाँ देखो पहले से बनी बनाई है, इसको लिख सकते हैं हम 2x, ये इसका वर्ग हो गया, प्लस 3 को लिख सकते हैं हम √3 का वर्ग और बराबर 0। अब बीच में देखो 2a भी हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 गुणा a का मान है 2x और गुणा b का मान है √3 और प्लस ये देखो 2 दूनी 4 √3 x वाकई बन गई। देखो ये पूर्ण वर्ग पहले से ही बना बनाया हो गया, कितना आसान हो गया आपके लिए। जब ये पूर्ण वर्ग बना बनाया तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2x और प्लस √3, ये इस पूरे का वर्ग हो गया बराबर 0। यानी कि आपने फार्मूला पढ़ा a + b का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो कितना आसान हो गया। अब 2 बार है तो 2 बार लिख लो इसको, ये हो गया 2x प्लस √3, 2 है 2 बार लिख लो 2x और प्लस √3 और बराबर 0। अब अलग अलग कर लो, यदि 2x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, देखो √3 जो है ये प्लस का इधर आकर तो हो गया माइनस का √3 और बटे ये 2 इसके नीचे आ गया। तो दोनों मूल बराबर हैं, तो इसलिए हमारे पास 2 मूल आ गए इसके, एक आ गया माइनस का √3/2, दूसरा भी इतना ही आ जाएगा क्योंकि d का मान क्या है 0, दोनों मूल बराबर हैं। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी धोखा खा जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, इसी का नंबर 4 पार्ट है। ये दिया हुआ है 2x² + x + 4, 2x² + x + 4 बराबर 0। देखो वही अब तरीका है कि समीकरण को हल करने से पहले हमें ये चेक करना है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो चेक करो, देखो a बराबर मान लिया कितना हो गया, इसमें द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया 1, c बराबर आ गया
4। तो अब निकाल लो इसका डी। डी बराबर सूत्र हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी का मान है 1, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 2, सी का मान 4। तो ये हो गया 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32। अब आप देख रहे हैं कि माइनस का 31 आ गया हो, यानी कि डी का मान जो है वो 0 से छोटा आ गया। अब देखो प्यारे गाइस, तो 0 से छोटा है तो हमारा समीकरण की हमारे जो समीकरण है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब समीकरण का अस्तित्व नहीं है तो समीकरण को हम किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकते। तो यहीं पर इसका ये आंसर बन जाता है, क्योंकि समीकरण को फिर हल करने के लिए हमारे पास इसका प्लस होना जरूरी है, ये 0 से बड़ा होना जरूरी है, या फिर ये 0 होना जरूरी है। तो अब चलता है हमारा, देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो है हमारे पास समीकरण दे रखी है 2x² माइनस 7x प्लस 3। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण दी हुई है हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखो अब इस प्रश्न में ये कहा कि हमें इस समीकरण को सूत्र के द्वारा, यानी कि द्विघाती जो सूत्र जो हमने प्रयोग करा पीछे, हमें उस सूत्र के द्वारा इसको हल करना है। अभी जो हमने आपको समझाए थे वो था पूर्ण वर्ग विधि। अब इसी में ही हमने समीकरण को सूत्र के द्वारा हल करना। देखो एक समीकरण को, इसको हम आपको पहले पूर्ण वर्ग द्वारा समझाते हैं, फिर इसी को ही हम सूत्र द्वारा आपको समझाते हैं। देखो ये आपके पास सबसे पहले तुलना करो दोनों के दोनों प्रश्नों में, चाहे वो पूर्ण वर्ग का हो चाहे सूत्र हो, पहले आपको डी निकालना है। देखो द्विघात से तुलना करने पर a बराबर 2 आ गया, b बराबर माइनस का 7 आ गया, c बराबर 3 आ गया। पहले निकाल लो आप d। d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है माइनस का 7, इसका वर्ग हो गया, माइनस 4 गुणा a का मान 2, c का मान 3। तो ये गया 7 7 49, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24। तो ये बच गया आपके पास 25। तो ये तो बात क्लियर होगी कि डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है। अब जब डी का मान 0 से बड़ा है तो फिर उसके बाद तो हम इसको दोनों विधियों से हल करते हैं, पूर्ण वर्ग वाली विधि से भी हल करते हैं और सूत्र से भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं पूर्ण वर्ग वाली विधि, फिर समझाते हैं इसी प्रश्न को सूत्र वाली विधि से। अब देखो शुरू करते हैं। समीकरण हमारे पास दी हुई है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग वाली विधि से करने के लिए आपको पहले 3 इधर करना है। 2x² माइनस 7x, ये 3 इधर आकर हो गया माइनस का। अब फिर क्या करना, x² के साथ में जो भी नंबर है उसे यहाँ से हटा दो, इनके 2 से पूरी समीकरण को भाग कर लो। तो ये गया x² माइनस 7x बटे 2 बराबर माइनस का 3। अब उसके बाद में मैंने क्या करना है, देखो हमने आपको समझाया था कि जो हमारे पास बीच का पद है, देखो प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 के पहले खंड में आ चुका हमारे पास। चलो इस विधि से नहीं हल करते क्योंकि ये आ गया। अब सूत्र द्वारा ही समझाते हैं हम आपको, इसको दोबारा हो जाएगा नहीं तो ये क्वेश्चन। सूत्र द्वारा हल करते हैं। अब सूत्र द्वारा हल करने के लिए देखो डी का मान हमारे पास निकल गया। अब सूत्र हमारे पास है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी का अंडर रूट और बटा 2a। देखो कितना आसान है, इसमें केवल आपको वैल्यू रखनी है सबकी, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया माइनस बी का मान जो हमारे पास है, देखो माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस डी का मान हमने निकाला अभी 0 और बटे 2 गुणा ए का मान हमारे पास है 2। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 7 बटे 2 दूनी 4।
तो इस तरीके से जो है एक्स का मान हमारा कितना आ गया, 7/4 आ गया। तो हमें जो है अपनी समीकरण को इस तरीके से हल करना है। तो हमारे पास जो मान है एक्स का वो कितना आया, 7/4 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखो इस प्रश्न में जो है, जो प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमें सूत्र के द्वारा हल करके समझाना है। तो ये आपके पास फर्स्ट था, अब उसी का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x² + x - 4, 2x² + x - 4 = 0। अब यही प्रश्न हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग वाली विधि से समझाया, यही प्रश्न आप समझ रहे अब जा सूत्र के द्वारा। तो सूत्र के द्वारा हल करने के लिए पहले आपने निकालना डी। तो द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा हो गया 2, b बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया -4। तो इस तरीके से इनको हल करते हैं। अब निकाल लेते हैं डी। तो डी बराबर हो गया, सूत्र है हमारे पास b² - 4ac। b का मान है 1, 1 का वर्ग -4 गुणा a का मान 2, c का मान -4। तो 1 देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 चौक 32 प्लस का हो गया, तो बराबर ये आ गया 33। तो डी का मान जो है वो आपके पास वो 0 से बड़ा आ गया। अब निकाल दो एक्स का मान। देखो सूत्र है हमारे पास -b ±√d। देखो डी का मान है b² - 4ac भी लिख सकें पूरा यहाँ से, और बटे 2a। आसानी के लिए छोटा लिख लो, उससे आसानी पड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास, रख दो मान। b का मान हमारे पास था कितना 1, तो माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस d का मान हमारे पास है 33, तो √33 हो गया, और बटे 2 गुणा a का मान हमारे पास है 2। तो ये आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस √33 और बटे 4। तो इस तरीके से जो मान हमारे पहले आए थे वे मान हमारे यहाँ से आ गए। उसमें क्या था लिखा हुआ, प्लस का 33 प्लस -1/4 माइनस का 33 √33 माइनस का 1/4, यानी कि अलग अलग कर दो, चाहे आप इकट्ठे रहने दो चाहे दोनों को अलग अलग लिख दो, दोनों की एक ही बात है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका तीसरा पार्ट। तो सूत्र द्वारा जो है आप जो है प्रैक्टिस करना, जब आप 1 की 2 की 3 क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बड़े ही आसान होंगे। अब तीसरा पार्ट दिया हुआ है 4x² + 4√3 + 3 = 0। तो सूत्र के द्वारा हल करने के लिए हमारे पास बस वही तरीका है कि सबसे पहले तो आप निकालियो डी। डी निकालने के लिए हमें पहले निकालने हैं क्या, ए बी सी। देखो a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3, ये मान आ गए। अब निकालो डी। तो डी का सूत्र हमारे पास है b² - 4ac। तो b का मान है 4√3। देखो b की जगह रख देंगे 4√3, ये इस पूरे का वर्ग हो गया, और -4 गुणा a का मान 4 और c का मान 3। अब देखो इसका वर्ग खोल लो। इसका वर्ग जो है हमने पहले भी बताया था आपसे खोलने के लिए, जो अंडर रूट वाली संख्या है उसका तो अंडर रूट हट जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। तो 4 की का वर्ग 16 और 16 की गुणा करेंगे 3 से, 16 तिया ये हो गया आपका 48, माइनस 4 चौक 16 तिया ये भी आपका 48 हो गया, तो बराबर आपका 0 आ गया। यानी कि डी का मान जो आपका आया वो बराबर 0 आ गया। अब डी का मान 0 है तो समीकरण के सूत्र में अपने मान रख लो। तो सूत्र है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डायरेक्ट रख लिए d और बटा 2a। अब यहाँ जो है इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो b का मान हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, b का मान है 4√3,
तो ये हो गया माइनस का 4√3 और प्लस माइनस डी का मान 0 बटे 2 गुणा ए का मान है 4, ए बराबर 4 है। तो बराबर ये हो गया हमारे पास, इसका मान आ गया कितना, देखो चेक करते हैं अभी। इसका मान आ गया 0, तो आगे 0 ही हो गया। ये हो गया माइनस का 4√3 और बटे देखो 4, 2 गुणा 4, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस का √3 बटे 2। तो इस तरीके से जो है हल करने के बाद में आपके पास x की ये मान आ गए, क्योंकि मूल बराबर है तो 2 बार भी हम लिख सकें इसको, √3 बटा 2, क्योंकि d का मान 0 है, √3 बटा 2, तो 2 बार भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 2 का मान, क्योंकि d का मान 0 है। अब देखिए, अब ये 2 विधियां हमने आपको समझाई, यानी कि एक प्रश्न को दोनों प्रकार से हल करना, पूर्ण वर्ग वाली विधि से और सूत्र के द्वारा। पिछली वीडियो में हमने समझाया था आपको, पिछले अभ्यास में गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास, प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 के 2 पार्ट है। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है हमारे पास x माइनस 1 बटा x और बराबर 3, और आगे दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0। बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये क्या है। देखो ये ध्यान रखना आपको, इसका मतलब है कि हल करने के बाद में x का मान 0 के बराबर नहीं आ सकता, x नॉट इक्वल टू 0। तो हमें जो है इस समीकरण को पहले हल करना है। तो यह समीकरण हमारे पास है, देखो x माइनस 1 बटा x बराबर 3। तो पहले तो आप क्या करोगे, इसको बराबर कर लो एलसीएम के लेकर। तो एलसीएम जो है इसका x आ गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x की घात 2 माइनस 1 बराबर 3, 3 का बटा 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x की 2 माइनस 1 बराबर 3x। ये आ गया x की 2 माइनस का हो गया इधर आकर 3x माइनस 1 बराबर ये हो गया 0। x की 2 माइनस 3x माइनस 1 बराबर, अब ये 0 हो गया। अब इसे हमें हल करना है। देखो हल करने के लिए सबसे पहले अपने वही सूत्र का प्रयोग करिए, a b c का मान निकालिए। तो इसमें जो है द्विघात समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a का मान आपका आ गया 1, b का मान आपका आ गया माइनस का 3, c का मान आ गया माइनस का 1। अब निकाल लिए d बराबर है सूत्र b² माइनस 4ac, b का मान है -3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान आपके पास है 1, c का मान भी है माइनस का 1। तो ये हो गया आपके पास 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस, 4 एकन 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। यानी कि d का जो मान आपके पास आया वो 13 आ गया, अर्थात d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। तो मूल वास्तविक है। अब मूल निकाल लें हमने समीकरण से। अब देखो सूत्र हमारे पास है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d और बटा 2a, ये सूत्र दिया हुआ है जिस सूत्र को आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें सबकी वैल्यू रख लेते हैं, चलो यहाँ रख लेते हैं इधर। तो ये हो गया x बराबर माइनस बी का मान हमारे पास है -3 -3 और प्लस माइनस √d का मान हमारे पास है 13 का अंडर और बटे 2a a का मान रखो, a का मान हमारे पास है 1, तो 2 गुणा 1 हो गए हो, बराबर ये आ गया 3 प्लस माइनस √13 और बटे 2 एकन 2। तो ये जो है आपके पास 2 मान आ गए, आप इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक मान आप लिख सकते हैं 3 प्लस √13 बटे 2, एक लिख सकते हैं 3 माइनस √13 बटे 2। तो इस तरीके से जो है
आपके पास ये समीकरण के दोनों मान आ गए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये चलता है इस प्रश्न का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। तो इसको जो है हमें हल करना है। तो सबसे पहले आप देखो x0 -4 और 7, x का मान -4 और 7 नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले एलसीएम लेकर आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कीजिए। अब देखो इसका एलसीएम आपके पास आ गया x+4 और x-7। x-7 की 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया x-7 माइनस x+4 की 1 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखना साइन का चिन्ह, इस माइनस से ये माइनस का 4 हो गया बराबर 11/30। अब देखो इसमें जो है आपके पास x कैंसिल हो गया, -7 -4 हो गया -11 और बटे इसके अंदर मल्टीप्लाई करते होते हो गया x⁻² और -7x और +4x और -7×4 = 28 बराबर ये आ गया 11/30। अब देखो 11 से 11 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर 11 कट जाएगा तो ऊपर हो गया -1 बटे नीचे आ गया आपके पास x⁻² -7 में 4 गया -3x -28 बराबर 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x⁻² -3x -28 बराबर -30। अब 30 को इधर लेंगे, प्लस का हो जाएगा x⁻² -3x -28 और +30 बराबर ये आ गया 0। अब देखो 30 में से 28 घट गया, ये बच गया आपके पास x⁻² -3x और +2 बराबर 0। अब देखिए ये जो है ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को जो है हमें हल करना है x⁻² -3x +2 बराबर 0। अब हल करने के लिए बस अपनी वीडियो पाइए। सबसे पहले अपना a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2। अब इन तीनों के तीनों मानों को जो है d निकाल लीजिए पहले इसका। तो d बराबर हो गया b² - 4ac। अब देखो b का मान है -3, तो ये क्या -3 का वर्ग 4 गुणा a का मान हमारे पास है 1 और गुणा c का मान है 2, तो ये क्या 3 × 9 -4 दूनी 8, तो ये बच गया 1, यानी कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा आ गया। तो मूल का अस्तित्व है, समीकरण का अस्तित्व है। तो अब इसको हल कर दो। देखो सूत्र मान रख दो। सूत्र हमारे पास x बराबर -b ± √d और बटा 2a। यहाँ वैल्यू रखो। b का मान हमारे पास है -3 -3 प्लस d का मान निकाला हमने, वो आया 1 और बटा 2 गुणा a का मान हमारे पास है 1। अब माइनस माइनस हो गया +3 +-1 और बटा 2। अब इनको हल कर लो। देखो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, तो ये हो गया 3 + 1 बटा 2, एक बार प्लस कर लिया, 3 - 1 बटा 2, एक बार माइनस कर लिया, तो 3 × 1 = 4/2, 3 में 1 गया 2/2। तो इस प्रकार से जो है x के हमारे मूल आगे 2 मान आगे, 2 दूनी 4 और 2 × 2, यानी कि 2 और 1 जो है ये x के हमारे 2 मान आ गए।
यानी कि 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु के व्युत्क्रम, इनके 3 साल पहले आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद जो आयु का व्युत्क्रम है उसका योग 1/3 है। तो हमें जो है उनकी वर्तमान आयु बतानी कि वर्तमान आयु कितनी है, अर्थात वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो कि माना वर्तमान आयु, चलो हल करते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर मान लिया हमने x वर्ष। तो यहाँ से हमने शुरू करना है। मान लो रहमान की वर्तमान आयु बराबर मान लिया हमने x वर्ष। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व, देखो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु। अब 3 वर्ष पूर्व आयु का मतलब है कि 3 साल कम हो जाएगी, तो ये क्या x - 3 वर्ष। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले का मतलब घटेगी। अब उसके बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु। अब देखो 3 वर्ष पहली है तो माइनस होगी, और 5 वर्ष बाद की है तो प्लस होगी। 5 वर्ष बाद प्लस होगी, 3 वर्ष पहली माइनस होगी। अब क्या कहा कि इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम बोलते हैं प्यारे छात्रों उल्टे को, AT यहाँ लिख सकते हैं हम, यानी कि प्रश्नानुसार इनके व्युत्क्रम का उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 है। तो हमें इसको हल करना है, यानी कि इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा। अब जैसे हमने पीछे भी समीकरण करी, सबसे पहले आप इसकी द्विघात समीकरण बना लो। तो द्विघात समीकरण में लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया हमारे पास x - 3 और x + 5। इसकी इधर गुणा करते हैं तो ये हो गया x + 5 प्लस इसकी इधर गुणा करते हैं हो गया x - 3 बराबर 1/3। x सक्स जुड़ का हो गया आपका 2x, 5 में से 3 जाकर बच गया प्लस का 2 बटे, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x की x तक गुणा करेंगे x की घात 2, x की 5 तक करेंगे प्लस 5x, 3 तक गुणा करेंगे माइनस का 3x, 3 की 5 तक करेंगे -3 × 5 = 15 बराबर ये आ गया 1/3। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको सही कर लो। तो ये हो गया हमारे पास, चलो इधर कर लेते हैं 2x + 2 और बटे ये आ गया x की 2, 5 में 3 गया 2x प्लस 2x - 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इधर 1 की इधर, तो ये आ गया आपके पास x की 2 प्लस 2x - 15 बराबर 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 3 की इधर 1 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, परज गुणन विधि। अब इस सबको बराबर से इधर कर लेते हैं, ये हो गया x की 2 प्लस 2x - 15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर हो गया 0। अब ये हो गया x की 2, देखो 2x प्लस का है, 6x माइनस का है, 6 में 2 जाकर बच गया माइनस का 4x, माइनस का 15 माइनस का 6 हो गया माइनस का
साइन चेक करो एक बार। चलो ठीक है, -15 -6 हो गया, माइनस का 21 बराबर 0। अब देखो, अब इसकी हमने हल करनी है। अब हल करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सूत्र के द्वारा हल कर लो या डायरेक्ट गुणनखंड कर लो, यहाँ आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब देखो, चलो काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा, तो डायरेक्ट गुणनखंड कर लेते हैं। तो 21 के ऐसे गुणनखंड कर लो जो माइनस करके 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा 7 × 3, यानी कि 7 - 3, ये रख लो यहाँ पे। तो ये हो गया x की घात 2, ये हो गया 7 - 3 x -21 बराबर 0। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्यारे गाइज आपके पास कोई कंडीशन नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे, यानी कि जो विधि आपके लिए आसान हो उस विधि से आप कर दीजिए। सूत्र वाली विधि से तब करिए अगर सूत्र से लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग वाली से तब करिए अगर पूर्ण वर्ग से लिखा हुआ है, नहीं तो जो विधि आपको अच्छी लगे आप उससे कर दीजिए, सब विधियाँ बेस्ट हैं। अब ये हो गया आपके पास x की 2 माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 3x -21 बराबर 0। अब इन दो में से कॉमन ले लिया हमने x, तो ये बच गया हमारे पास x -7 प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया 3, ये बच गया x -7 3 × 7 21 बराबर 0। अब x -7 दोनों में से कॉमन ले लिया, ये बच गया हमारे पास x + 3 बराबर 0। अब दोनों के अलग अलग 0 के बराबर कर लो। यदि पहले यही कर लेते हैं, प्लस वाला, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -3। देखो ये माइनस का आया, अब उम्र माइनस में नहीं हो सकती इसलिए लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। अब सेकंड पार्ट लो, यदि x -7 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 7। इसलिए वर्तमान आयु जो है आपके पास कितनी आ गई, 7 वर्ष आ गई। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष आ गई। अब देखो प्यारे छात्रों, आपका आंसर सही है गलत है, आप अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए यहाँ पे मान रख सकते हैं। समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिए, अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो समझो जो आपने हल किया आपका आंसर सही है। एग्जाम में आपके करेक्ट आंसर होंगे, करेक्ट नंबर होंगे। देखो रख के दिखाते हैं हम आपको, 7 में 3 गया 4, 1/4 प्लस 1/12, तो 1/4 प्लस 1/12 को जब लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से जो है आपको इसे हल कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन चलता है नंबर 5। इसमें दिया हुआ है क्लास में सैफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यदि गणित में उसने 2 अंक अधिक प्राप्त किए परीक्षा में और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त किए, तो अंकों का गुणनफल जो है वो 210 आता है, 210 आता है। तो हमें बताना है कि उसने दोनों विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। चलो आओ शुरू करते हैं। तो हमने उसके द्वारा प्राप्त अंक निकालने हैं। तो देखो क्लास में सैफाली ने गणित और अंग्रेजी प्राप्त अंकों का योग कितना है, 30 है। तो मान लो कि गणित में और अंग्रेजी में अंकों का योग कितना, एक चीज़ का मान लो, माना जब दोनों का योग दिया हुआ है, माना गणित में प्राप्त, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर मान लिया x। अब दोनों का योग जो दिया हुआ है, योग है 30, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने हो जाएंगे, 30 - x। बस यही ध्यान रखना। देखो दोनों का योग कितना है, 30 है। गणित में प्राप्त मैंने मान लिया कितने, x। जब योग 30 है तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 - x अंक उसने जो है अंग्रेजी में प्राप्त किए। अब देखो, अब आती है कंडीशन में, यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले
तो गुणनफल 210 है ATQ। देखो गणित में 2 अंक अधिक, गणित में थे x, 2 अंक ज़्यादा है तो हो गया x + 2, और गुणा अंग्रेजी में 3 अंक कम, 30 - x - 3 अंक कम है, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो 210 है। बस यही समीकरण है, इसी को बड़े ध्यान से हमें समझना है कि गणित में 2 अंक अधिक है तो x + 2 हो गया, अंग्रेजी में 3 अंक कम है, अंग्रेजी में मिले थे 30 - x, उसमें से 3 अंक और कम कर दिए, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 210 है। तो ये हो गया आपके पास x + 2 और 30 में 3 जाकर बच गया आपके पास 27 - x बराबर 210। मल्टीप्लाई करते हैं, 27 गुणा की हो गया 27x और माइनस x की 2 तो गुणा करेंगे प्लस 27 दूनी 54 और माइनस 2x और बराबर 210। अब ये x की 2 शुरू में कर लो, माइनस का x की 2, 27x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो 27 में 2 जाकर बच गया आपके पास 25x और प्लस 54, और ये 210 भी इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस 210 बराबर ये हो गया 0। तो ये हो गया आपके पास माइनस x की 2 प्लस 25x, 210 में 54 घटा दो, 10 में 4 गया 6, ये बच गया माइनस का, और 10 में तो 5 गया 5, 156 बराबर 0। अब ये माइनस यहाँ से हटा लो, तो माइनस से पूरी समीकरण में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x की 2, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया 25x और ये प्लस का हो गया 156 बराबर 0। अब ये बन गया, अब ये समीकरण आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण आ गई। अब इसको हमें हल करना है, तो कोई सी विधि से हल कर लीजिए। 156 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जो प्लस करके 25 आ जा। चलो कर लेते हैं, करके दिखाते हैं आपको, यहीं पे कर लेते हैं इधर। 156 काट लो ऐसे, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट गया, 2 तिया 6, 2 नम 18, देखो अब 3 से कटेगा, 3 इकन 3, 3 तिया 9, 13 कटता नहीं, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 13, देखो 12 13 25 हो, देखो हो गया नहीं, तो 12 गुणा 13 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 13 + 12, तो 13 + 12 देखो कितने अच्छे तरीके से इसके फैक्टर आ गए, ये हो गया 13 + 12, तो यहाँ रख लो, तो ये हो गया x की पावर 2 माइनस 25 के लिए लिख सकते हैं 13 और प्लस 12 x प्लस 156 बराबर 0। अभी अंदर गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं फैक्टर, ये हो गया x की 2 माइनस 13x, अब देखो बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस का 12x और प्लस 156 बराबर 0। इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x - 13 और यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x माइनस, देखो इस माइनस से माइनस का हो गया 13 बराबर 0। अब x - 13 हमने कॉमन ले लिया, ये गुणनखंड बच गया x - 12 बराबर 0। देखो ये 2 गुणनखंड आ गए, x - 13 x - 12 बराबर 0 अलग अलग कर लीजिए। यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 13, यानी कि ये भी प्लस का आ गया। अब यदि
एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ गया 12। तो ये दो फैक्टर आ गया हमारे पास। अब देखो सबसे पहले लेते हैं हम 13। यदि एक्स का मान करके गणित में प्राप्त कितने 13, इसलिए अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13। देखो 30 और 13 है, 30 माइनस एक्स था तो 30 माइनस 13, यानी कि ये हो गया 17। अगर गणित में 13 अंक ले रहा तो अंग्रेजी में हो गया 17 अंक। और यदि गणित में एक्स बराबर 12 था, 12 अंक, तो अंग्रेजी में तीस माइनस 12, तो अंग्रेजी में आ जाएंगे इसके 18 अंक। तो ये दो कंडीशन आ गई आपके पास। पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी कंडीशन ये आ गई। पहली कंडीशन में आया कि अगर मान लो गणित में 13 है तो अंग्रेजी में 17 हो गए। दूसरी कंडीशन है अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से जो है ये दोनों के द्वारा प्राप्त अंक है। अगर उत्तर की जांच करनी हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 18 की 17 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा। देखो इसमें दोनों में जोड़ के ये 3 अंक 2 अंक कम है, 3 अंक ज़्यादा है, ये घटा बढ़ा कर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा गुणनफल जो है 210 आना चाहिए। तो इसका गुणनफल जो है वही 210 आ जाएगा। देखो 17 में, गणित में कितने अंक है हमारे पास, गणित में है 13 और अंग्रेजी में है 17। देखो 13 और 2 हो गए 15, 17 में से 3 गए 14, 15 की 14 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 210। तो ऐसे हम इनके उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक बड़ी है। तो हमें जो है इसकी भुजाएं बतानी, खेत की भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो ये आयताकार है कोई खेत इस तरीके से, ये इसका विकर्ण है। अब देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण, उसकी छोटी भुजा ये है, छोटी भुजा मान लो एक्स, विकर्ण जो है इससे 60 मीटर लंबा है, एक्स प्लस 60 हो गया। अब बड़ी भुजा जो है इससे 30 मीटर लंबी बड़ी है, एक्स प्लस 30 हो गया। तो इस तरीके से वो होता है, क्योंकि ये आयताकार है। अब मान लो कि माना छोटी भुजा जो सबसे छोटी है वो बराबर मान लिया हमने एक्स मीटर। तो विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण जो है इससे 60 मीटर लंबा है, एक्स प्लस 60 मीटर। बड़ी भुजा जो है इससे 30 मीटर लंबी है, एक्स प्लस 30 मीटर। अब आप इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिए कि इसमें जो है यह आयताकार है। अब आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। अब जब ये 90 अंश का है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आयताकार है और इसका एक हिस्सा जो है वो समकोण त्रिभुज के दायरे में आ गया। तो आप जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय से
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधा हमारे पास है x प्लस 30 इसका वर्ग प्लस ऊंचाई है x इसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है x प्लस 60, ये हो गया इसका वर्ग। तो इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले जो है ये होल स्क्वायर खोलिए, खोलते होल स्क्वायर x का वर्ग प्लस 30 का वर्ग प्लस 2 गुणा x और गुणा 30। देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और प्लस x का वर्ग बराबर ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल लो x का वर्ग प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुणा x और गुणा 60। दोनों को जो है a प्लस b के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर जुड़ हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 30 का जब करेंगे 30 गुणा 30 हो गया आपके पास 900 और प्लस 30 दूनी हो गया 60x बराबर इसे भी खोल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60 की 60 तक गुणा करेंगे 3600 प्लस ये हो गया 6 दूनी 12 120x। अब सब चीज़ें इधर करके बराबर जीरो कर लो इधर, तो ये हो गया 2x की 2 प्लस 900 प्लस 60x माइनस x की 2 माइनस 3600 माइनस 120x बराबर 0। अब घटाओ 2x की 2 में x की 2 घट का बच गया x की घात 2। अब देखो प्लस का 60x है और माइनस का 120x है, तो 120 में तो 60 घट का बच गया आपका माइनस का 60x और 3600 माइनस का है प्लस का 900 है तो माइनस का बच गया 2700 बराबर 0। अब देखो 2700 संख्या आपके पास आ गई, तो आपने 2700 के ऐसे गुणनखंड करने जो माइनस करके 60 आता हो। अब देखो चलो बड़े बड़े से गुणनखंड कर लेते हैं। 2700 ये हो गया 3 नम 27 3 तिया 9 3 इकन 3 ये आपका 2 है 50 2 है 25 5 से 5 5 25। अब इसमें ढूंढिए क्या हो सकते हैं। देखो चेक करो कि 5 दूनी 10 तिया 30, इन तीनों को इकट्ठे कर लो। 5 दूनी 10 तिया 30 और ये 5 दूनी 10 तिया 30 तिया 90, यानी कि 90 और गुणा 30 हो गया। देखो मेरे हिसाब से तो 90 में से 30 जाकर आपका देखो 60 बच गया, ठीक आ गया। तो ये गुणनखंड आपके हो गए 90 माइनस 30, ये रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास x की 2 माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 90 माइनस 30 x और माइनस 2700 बराबर 0। तो 90 में से 30 जाकर 60 बच गया। अब देखो x के अंदर गुणा कर लेते हो गया x की 2 माइनस 90x माइनस माइनस प्लस का हो गया आपके पास 30x माइनस 2700 बराबर हो गया 0। अब इन दोनों में से जो है आपने x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x माइनस 90 प्लस यहाँ दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 30 से दोनों कट जाएंगे, ये बच गया x माइनस 90 बराबर 0। अब ये 2 गुणनखंड आ गया x माइनस 90 यहाँ कर लेते हैं इधर। x माइनस 90 कॉमन ले लिया,
ये बच गया x प्लस 30 बराबर 0। अब यदि x प्लस 30 बराबर 0 हो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 30। अब भुजा जो है माइनस में नहीं हो सकती, तो क्या करते हैं, इसको लेफ्ट करते हैं, यानी कि इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होगी। तो ये ले लेते हैं भुजा, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर आपका आ गया, x बराबर 90 आ गया। तो इसका मतलब है कि एक भुजा जो है वो आपकी 90 आ गई। तो एक भुजा यानी कि छोटी भुजा जो हमें माननी थी वो हमारी 90 मीटर आ गई। बड़ी भुजा 90 प्लस बड़ी भुजा जो है इससे 30 मीटर ज़्यादा थी, तो बड़ी भुजा हमारी आ गई 120 मीटर। तो इस प्रकार से हमारी खेत की सब भुजाएं निकल गई। एक भुजा का मतलब ये इसकी चौड़ाई आ गई, बड़ी भुजा का मतलब ये उसकी लंबाई आ गई। तो हमें निकालनी थी खेत की भुजाएं, तो इस प्रकार से दोनों भुजाएं आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए चलता है प्रश्न नंबर 9। यदि हमारे पास दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या यानी कि छोटी का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी का 8 गुना है, तो हमें जो है दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या जो है ज्ञात करो, संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो मान लो, अब एक संख्या बड़ी संख्या x मान लो, छोटी संख्या कितनी है, छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या मान लो कि माना बड़ी संख्या बराबर x मान ली, बड़ी संख्या जो हमने मान ली वो x मान ली। अब छोटी संख्या जो है, छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या x मान लो, चलो छोटी y मान लो। छोटी संख्या मान लो y। अब इसमें जो दिया हुआ है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है, देखो पहली कंडीशन के अनुसार ये हल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है छोटी का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना है, ये दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। सेकंड में मान लेते हैं बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 180 है। तो ये आपके पास समीकरण बन गया x की 2 माइनस वाई की 2 बराबर 180। यहाँ पर जो है y की 2 का मान धर लो, तो y की 2 का मान प्रतिस्थापित करने से ही हो गया x की 2 माइनस 8x बराबर 180। तो ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी। देखो यहीं से हमें बात ध्यान रखनी कि दो संख्याएं, एक x मान ली, एक y मान ली, छोटी बड़ी मान ली, बड़ी x मान ली, छोटी y मान ली। तो एक कंडीशन ये है कि छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। दूसरा है कि दोनों के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है, तो हम जो है वाई स्क्वायर की जगह ये मान रख सकते हैं 8x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। 180 को बराबर से इधर कर लो, तो ये हो गया x की 2 माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर करो जो 8 आ जा, तो कितना जगह सीधे फैक्टर हैं, 18 गुना 10, सीधे फैक्टर 18 गुना 10। 18 गुना 10 को लिख सकते हैं 18 यानी कि हो गया 18 माइनस 10 रख लीजिए। तो ये हो गया x की 2 18 माइनस 10 x और माइनस 180 बराबर 0। अब इसके अंदर गुणा करते हैं, हो गया x की 2
माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस का हो गया आपका 10x माइनस 180 बराबर 0। इसमें दोनों में तो हमने x कॉमन ले लिया, ये बच गया x माइनस 18 प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 10, ये बच गया x माइनस 18 बराबर 0। अब दोनों में से जो है x माइनस 18 कॉमन ले लिया, ये बच गया हमारे पास x प्लस 10 बराबर 0। अब ये जो संख्या हमारे पास x प्लस 10 आई, देखो इसका मान माइनस का होगा तो इस संख्या को क्या करते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका मान जो है माइनस में होगा। तो ये हो गया हमारे पास, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर हमारे पास आ गया 18। तो इसका मतलब जो छोटी संख्या माननी वो हमारे पास 18 आ गई। तो छोटी संख्या जो हमने माननी, बड़ी संख्या x मानी थी, तो ये हमारे पास बड़ी आ गई। बड़ी संख्या बराबर हमारे पास आ गई 18। अब छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या जो है, छोटी का वर्ग यानी कि वाई स्क्वायर बराबर क्या गुना है, 8 गुना है, 8 गुना 18 तो ये 18 144। तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 144 का अंडर रूट, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस तो छूट जाएगी, प्लस तो छोड़ देंगे क्योंकि प्लस की नहीं आने की। तो ये आ गया y बराबर, इसका अंडर रूट होता है 12। तो इस प्रकार से जो है छोटी संख्या हमारी आ गई 12, बड़ी संख्या हमारी आ गई 18। तो इस तरीके से हम दोनों संख्याओं को ज्ञात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास नंबर 10। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि अगर समान चाल से चल रही तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक हो, यानी कि बढ़ा दें, तो समय जो है 1 घंटा कम लगे। तो हमें जो है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो चाल ज्ञात करनी है, तो चाल ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं, देखो दूरी कितनी है 300। चलो शुरू करते हैं। दूरी जो है वो दे रखी 360 किलोमीटर। माना गाड़ी की चाल गाड़ी बराबर मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 किलोमीटर अधिक बढ़ाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर चाल हमारी हो जाएगी x प्लस 5। जब 5 किलोमीटर बढ़ाओगे तो चाल होगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखो कुल दूरी हमारे पास है 360 किलोमीटर। अब सूत्र हमारे पास है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। देखो सामान्य चाल में समय कितना आ गया, 360 बटे x घंटे, और वृद्धि में समय, जब चाल में वृद्धि कर दी तो समय कितना आ गया 360 बटे x प्लस 5 घंटे। अब देखो जब चाल बढ़ावेंगे तो समय कम हो जाएगा,
जब चाल सामान्य है तो समय अधिक लगता है। इसी लॉजिक को समझना है। जब उसकी चाल बढ़ा दी, यानी कि अगर आप धीरे धीरे चल ले तो आपको 1 घंटा लग रहा, अगर आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो फिर आपका समय कम हो गया। तो इस तरीके से जो है ये समय जो है हमारा कम है, ये समय हमारा अधिक है। तो ए टी क्यू प्रश्नानुसार कर दो जाके इसको। इस समय में से जो कम समय है, कम समय हमारा ये है, घटा दो ज़्यादा में से 360/x माइनस 360/x+5 बराबर दोनों के समय का अंतर जो है वो 1 घंटा है। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम हमारा आ गया x+5, x+5 की इधर गुणा करेंगे तो ये गया 360x प्लस 5 तो गुणा करते हैं 0, 5 छंग 30, 5 या 15, 3 18 और माइनस 360 की एक्स्ट्रा करेंगे 360x बराबर आ गया 1। अब देखो 360x जो है 360x से कैंसिल हो गया, एक माइनस का एक प्लस का, ये बच गया आपके पास 1800 और बटे x के अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया x⁻2 और प्लस 5x बराबर 1। तो ये आपकी समीकरण बन गई जा x⁻2 प्लस 5x। जब इसका बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो बराबर हो गया आपका 1800। अब 1800 को आप इधर ले सकते हैं, तो ये समीकरण बन गया आपके पास x⁻2 प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब देखो 1800 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 5 आ जा, तो 1800 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हमने। तो फैक्टर जो है देखो 1800 के करो फैक्टर, चलो कहीं भी करके देख लेते हैं। बड़ी संख्या है तो सीधी 5 से काट कर देख लो, 5 या 15, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24। तो ये फैक्टर ये 5 है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 तक कट गया ये, फिर 3 तक कट गया ये, फिर अब कैसे कटेगा, 2 से काट लो, चलो यहीं देख लेते हैं चेक करके। 5 या 15 या 45 और 8 या 24, तो मेरे हिसाब से तो 45 और गुणा कितना हो गया 8 पंजे 40। देखो 45 माइनस 40 5 बचे, सही आ गया। 45 की 40 से गुणा करेंगे तो 1800 आ गया, 45 माइनस 40 आ जाएगा, यहाँ रख दो। तो ये गया x⁻2 प्लस 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर 0। यह आ गया x⁻2 प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। तो इन दोनों में जो है मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 45 और माइनस यहाँ से 40 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपके पास x प्लस 45 बराबर 0। अब ये दो फैक्टर आ गया आपके पास, x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो प्लस की संख्या तो आने की नहीं, वो इसे तो छोड़ दें क्योंकि ये माइनस में वगैरह से लेफ्ट करते हैं, केवल ये लेंगे। यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 40। तो इस तरीके से जो है गाड़ी की चाल
बराबर कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे हमने इस प्रश्न को निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नल एक होज 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। अब बड़े व्यास वाला नल जो है कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। बड़े वाला कम समय ले हुए कितना, 10 घंटे कम समय लेता है, 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमें बताना है, हमें प्रत्येक का अलग अलग बताना है, प्रत्येक का समय बताना है कि प्रत्येक होज को कितने समय में भरेगा प्रत्येक नल। होज भरता है यानी कि प्रत्येक नल जो है उस होज को भरने में कितना समय लगता है, हमें ये बताना है। अब देखो ये जो है ये काम समय चाल समय के ऊपर आधारित प्रश्न होते हैं, इनमें 1 घंटे का औसत निकालते हैं। तो मान लो कि जो छोटे व्यास का है माना कम व्यास वाला नल भरता है बराबर x घंटे में। अब कम व्यास वाला जो है हमने मान लिया कि कम व्यास वाला जो है वो x घंटे में भरता है। अब बड़े व्यास वाला इसलिए बड़े व्यास वाला नल भरता है, वो जो है इससे 10 घंटे कम समय ले रहा है, x माइनस 10 घंटे ले रहा। तो इस प्रकार से जो है और दोनों के दोनों मिलकर भर रहे हैं कितना, कुल समय जो है वो वह 9 सही 3/8 घंटे, ये हो गया 8 नंबर 72 3 75 75/8 घंटे में भर रहे वे सब के सब। अब देखो इसके लॉजिक को ध्यान से समझे, हमें निकालना है प्रत्येक का 1 घंटे में कि 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं, यानी कि ATQ प्रश्नानुसार देखो कुल समय दिया हुआ है। अब ध्यान देना है हमने क्या, देखो पूरा होल भरा है वो x घंटे में, तो 1 घंटे में भरता है कितना 1/x भाग, ऐसे इसकी 1 घंटे में कितना भरता है 1/x माइनस 10 भाग, ऐसे ही 1 घंटे में कितना भर गया 1/75/8। तो ये कुल समय हो गया। हम 1 घंटे में निकालते हैं क्या कि ये बड़े वाला छोटे वाला जो है 1 घंटे में भर रहा है 1/x भाग प्लस ये 1 घंटे में भर रहा है 1/x माइनस 10 भाग बराबर ये पूरा का पूरा भर रहा है यानी कि 1 घंटे में 1/75/8। दोनों के दोनों 1 घंटे में ये काम करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम 1 को आधार मानते हैं, यानी कि 1 का निकालते हैं पहले। अब देखो ये समीकरण बन गया आपके पास। अब आप इस समीकरण को जो है किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, लघुत्तम लेकर हल कर लो। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 10, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x माइनस 10 प्लस x की इधर गुणा करेंगे x बराबर। अब देखो सबसे नीचे का पद जो है ऊपर चले जाएगा, यो ऊपर चला गया आपका 8 और नीचे आपका आ गया 75। सबसे नीचे गुणा जो है सबसे ऊपर होती है ऐसे। तो ये जो है आपके पास x जुड़ को हो गया 2x माइनस 10 बटे इसके अंदर गुणा करेंगे x की घात 2 और माइनस 10x बराबर ये हो गया 8/75। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 75 की दर 8 की दर, तो ये हो गया 8x की 2 माइनस 80x 75 की दर करते हैं 75 दूनी 150 यानी कि 150 150x और माइनस 750। तो ये आ गया आपके पास
सबको बराबर से इधर कर लो, तो ये हो गया समीकरण बन गया हमारे पास 8x2 माइनस 80x माइनस का हो जाएगा 150x प्लस हो गया 750 बराबर हो गया 0। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 8x2 माइनस ये हो गया आपके पास जोड़ के 230 x प्लस 750 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को जो है छोटी कर लेते हैं, 4 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग होने के बाद में ये हमारे पास बच गई 4 से क्या 2 से भाग हो जाएगी, 4 से क्योंकि ये नहीं कटने का, 2 से कर लो भाग, तो ये हो गया 2 चौक 8 4x2 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 115x और प्लस 2 तिया 6 2 सते 14 2 पंजे 10 375 बराबर 0। अब 375 की 4 से गुणा करने के बाद में ऐसे गुणनखंड करने जो 115 आ जा करो गुणा, देखो 4 पंजे 20 4 से 28 और 2 30 3 4 ते 12 3 15। देखो सिंपल ही होगी संख्या, ये हो गया 1500, तो सीधा कर लो, बहुत सिंपल हो गया 100 गुणा 15 यानी कि ये हो गया 100 प्लस 15, बड़ा सिंपल आ गया। यहाँ रख लो क्योंकि प्लस करना, तो ये गया 4x2 ये हो गया 100 प्लस 15 x प्लस 375 बराबर 0। ये हो गया 4x2 माइनस 100x प्लस 100 प्लस 15 प्लस 15x, देखो बाहर माइनस है तो इसकी वजह से ये साइन जो है आपका माइनस का हो जाएगा x और प्लस 375 बराबर 0। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना साइन का ही, अगर साइन आपके सही हो गए समझो आपका सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया 4x, तो ये बच गया आपके पास x माइनस 25 माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 15, तो ये हो गया x, देखो इस माइनस से ये माइनस का हो गया 15 दूनी 30 15 पंजे 75 यानी कि 25 हो गया बराबर 0। तो दोनों में से जो है x माइनस 25 कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारे पास 4x माइनस 15 बराबर 0। और देखो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लो, तो ये हो गया यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हमारा आ गया 25। अब ऐसे ही से कर लो, यदि चार एक्स माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 15 और बटे 4, तो ये हमारे दो मान आ गए। अब देखिए पहले लेते हैं x बराबर 25, यानी कि कम व्यास वाला जो है वो, तो कम व्यास वाला नल लेता है समय बराबर 25 घंटे, और बड़े व्यास वाला इससे 10 घंटे कम ले रहा, 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। तो ये हमारे आंसर हो गया। देखो 15/4 नहीं ले सकते क्योंकि 15/4 ही लगेगा, 10 घटाओगे तो माइनस का बचेगा, तो ये असंभव है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस ये संभव नहीं है। इसलिए बड़े छोटे व्यास वाला जो है नल ले रहा 25 घंटे, तो बड़े व्यास वाला ले रहा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। देखो ये चलता है हमारा प्रश्न नंबर 10। डायरेक्ट करते हैं। दो स्टेशन दिए हुए बेंगलुरु मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी जो दी हुई है वो 132 किलोमीटर दी हुई है। अब एक गाड़ी एक्सप्रेस है, एक गाड़ी सवारी गाड़ी है, दोनों के बीच का समय जो है वो 1 घंटा है, 1 घंटा का डिफरेंस है। तो मान लो कि माना एक्सप्रेस गाड़ी की चाल
एक गाड़ी सवारी गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी में ही एक्सप्रेस है। तो सवारी गाड़ी की चाल मान लो कि माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऐसा सवाल जो है हमारा पीछे आया, सेम उसी तरह का सवाल है, सेम वही। अब जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा कम ले है, यानी कि एक्सप्रेस की अगर हम x मान लेंगे तो सवारी ज़्यादा लेगी। सवारी गाड़ी की चाल x है तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है इससे। 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सवारी गाड़ी की चाल जो है वो कम है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। सेम सवाल ऐसा ही है जो हमारा पीछे आया था, इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है और डायरेक्ट समझा रहे हैं हम आपको। अब वही आपके पास कुल दूरी 132 किलोमीटर है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और समय का अंतर जो है वही सेम सवाल है बिल्कुल, बराबर वही 1 घंटा दिया हुआ है। तो सूत्र है हमारे पास समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी एक्स सवारी गाड़ी की, सवारी गाड़ी का समय बराबर कितना हो गया, दूरी बटे चाल 300 नहीं 132 और बटे x, ये घंटे तो लिए सवारी गाड़ी ने, और एक्सप्रेस गाड़ी का समय बराबर 132 और बटे x प्लस 11, इतने घंटे लिए एक्सप्रेस गाड़ी ने। जब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल ज़्यादा है तो एक्सप्रेस गाड़ी का समय जो है वो कम होगा, तो इसका समय कम है, समय का अंतर है 1 घंटा, तो ATQ प्रश्नानुसार इसका समय ज़्यादा है 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1 घंटे का डिफरेंस है। तो ये लघुत्तम आपके पास आ गया x और x प्लस 11, इसकी दर गुणा करते हैं, ये हो गया 132x, इसकी दर गुणा करते हैं प्लस 132 की, देखो पहले x तक कर दी, अब 11 से करो, 11 दूनी 22, 2 11 33 और 2 35, 3 11 कर 11 3 14, 1452 और माइनस 132 x बराबर 1। अब देखो 132x प्लस का है, 132x माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बच गया हमारे पास 1452 बटे x के अंदर गुणा करेंगे x की घात 2 और प्लस 11x बराबर ये आ गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका बटा 1 करके, इसकी इधर गुणा, तो ये हो गया आपके पास x की घात 2 11x बराबर 1452। अब इसके फैक्टर करते हैं, देखो इसको दर लेते हैं, हो गया x की 2 प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। तो 1452 की हमें ऐसे फैक्टर करने जो माइनस करके हमारा 11 आ जा, तो फैक्टर कितने हो गए, देखो 1452 को काट लो इधर, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, 2 तिया 6, 2 छकी 12 और 2 तिया 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, अभी 11 से कटेगा, 11 एकन 11, 11 एकन 11, देखो एक तो फैक्टर मेरे हिसाब से ही आ गया, 11 तिया 33 और 2 दूनी 4, 11 चौक 44,
यानी कि 44 माइनस 33। देखो सीधे ही आ गया एकदम, 44 माइनस 33। तो ये यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो गया x की 2 प्लस ये आ गया 44 माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। तो ये गया x की 2 प्लस 44x और माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 44 माइनस यहाँ से 33 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x प्लस 44 बराबर 0। तो दो फैक्टर आ गया आपके x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। अब देखो ये तो छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में होगा, 4 माइनस में यानी कि, तो ये ले लेते हैं। यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 33। तो इसलिए हमें जो है दोनों की चाल बतानी। तो इस तरीके से जो है सवारी गाड़ी की चाल जो है वो आपके पास आ गई। बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल आ गई आपके पास 33 और प्लस 11 फालतू है, क्योंकि 11 दिखा 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा है, तो ये आ गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। दो वर्ग है, क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 468 वर्ग मीटर, परिमाप का अंतर दिया हुआ है 24 मीटर। तो हमें जो है उसकी भुजाएं ज्ञात करनी कि उसकी भुजाएं क्या होंगी। अब देखो दो वर्ग है, छोटा और बड़ा मान लो, माना। तो चल नहीं रहा भाई, माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर मान लिया x मीटर। अब परिमाप कितना होगा इसका, परिमाप हो जाएगा 4x मीटर। अब ध्यान दो कि परिमाप का अंतर 24 है, तो बड़े वर्ग का परिमाप कितना जगह 4x प्लस 24, क्योंकि अंतर 24 है, यानी कि अंतर का मतलब है कि बड़े वाले का 24 ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 24 है। तो बड़े वर्ग का परिमाप आ गया 4x प्लस 24। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, बड़े वर्ग की भुजा 4x, 24 को 4 से भाग कर लीजिए। देखो 4 कॉमन आ गया, ये बच गया x प्लस 6, 4 से 4 कट गया। तो बड़े वर्ग की भुजा आपके पास आ गई x प्लस 24 है ना, ये 4 छिक्के 24। तो बड़े वर्ग की भुजा आ गई आपके x प्लस 6 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा आपकी x मीटर है। अब दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग है। अब देखो ATQ प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल का योग, पहले का क्षेत्रफल कितना होगा x का वर्ग प्लस दूसरे का क्षेत्रफल हो गया x प्लस 6 का वर्ग। इन दोनों के क्षेत्रफल का योग जो है वो 468 है। तो क्षेत्रफल का योग जो है वो 468 दिया हुआ है। अब इनकी गुणा कर लो, तो हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसे जो है प्लस b का होल स्क्वायर खोलते हैं,
प्लस 6 का वर्ग हो गया आपके पास 36 प्लस 2ab 2 छिक्की 12x बराबर 468। ये हो गया 2x की 2 प्लस 36 प्लस 12x माइनस 468 बराबर 0। ये आ गया 2x की 2 प्लस 12x 468 में 36 घटा दो, देखो 8 में 6 गया 2 माइनस का बच गया और 6 में 3 गया 3 432 बराबर 0। इस पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया आपके पास x की घात 2 प्लस 2 छिक्की 12 6x माइनस 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छिक्की 12 216 बराबर 0। तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। तो 216 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा कर प्लस का 6 आ जाए। चलो यहाँ कर लेते हैं इधर, 3 से कट जाएगा 3 से 21 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 चौक 12 देखो घटाकर 3 से 3 अट्ठे 24 3 तिया 9 8 तिया 24 आता नहीं, अभी 2 से काट लो 2 चौक 8। अब चेक कर लो 3 तिया 9 दूनी 18 और 4 तिया 12 तो 18 माइनस 12 हो गए। ये रख लो, देखो ये आ गया आपके पास x की 2 प्लस ये आ गया 18 माइनस 12 x और माइनस 216 बराबर 0। अब x के अंदर गुणा करेंगे, ये हो गया x की घात 2 प्लस 18x माइनस 12x 216 बराबर 0। इन दोनों में से जो है हमने x कॉमन ले लिया तो ये बच गया x प्लस 18 माइनस इन दोनों में जो हमने 12 कॉमन ले लिया, ये बच गया x प्लस 18 बार कट गया बराबर 0। तो x प्लस 18 बार कॉमन ले लिया, ये बच गया x माइनस 12 बराबर 0। तो इस तरीके से जो है x प्लस 18 जो है इसे छोड़ दें, क्योंकि इसका मान जो है आपका माइनस का होगा और माइनस में परिमाप नहीं हो सकता ना बुझा हो सके, तो इसने आपने लेफ्ट कर लो। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर आ गया आपके पास 12। तो इस तरीके से ये हो गया छोटे वर्ग की भुजा बराबर ये आ गया 12 मीटर। बड़े वर्ग की भुजा बराबर ये आ गया आपके पास कितना था x प्लस 6 12 प्लस 6 बराबर ये हो गया आपके पास 18 मीटर। तो एक की भुजा आपके पास आ गई 12 मीटर और एक की भुजा आ गई आपके पास 18 मीटर। तो इस तरीके से जो है ये हमारे दोनों वर्गों की भुजाएं निकल गई, एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है। तो आपने जो है इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो ये एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगली एक्सरसाइज समझाएंगे, तो आप जो है शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।